हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल जीएनएस स्टडी पॉइंट विथ राज में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास का अध्याय 1, जिसमें हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में जानकारी दी थी कि जीके पढ़ने के लिए सबसे पहला जो काम आपको करना है कि आप एक पेन और कॉपी साथ में लेकर के बैठेंगे। इससे क्या होगा, जो भी क्वेश्चन के जवाब आपको नहीं आते तो आप वो साथ ही साथ नोट करते चलिएगा, और जो जानकारी क्वेश्चन के अतिरिक्त जो मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, आप उनको पॉइंट वार लिखते चले जाइएगा। तो आइए बगैर टाइम गवाएं अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है कि इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? अतीत का, यानी कि ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर लिखिएगा। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो हेरोडोटस। हेरोडोटस के बारे में कुछ पॉइंट आप नोट करते जाइएगा। सबसे पहला पॉइंट आप नोट करिए, हेरोडोटस का जन्म कब हुआ था? तो 484 ईसा पूर्व में। और दूसरे पॉइंट में आप लिखिए हेरोडोटस की मृत्यु कब हुई थी? तो 425 ईसा पूर्व में। और तीसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, इतिहास का जनक किसको कहते हैं? तो हेरोडोटस को कहते हैं। और चौथा पॉइंट, यह प्रथम यूनानी इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता भी था। और इसमें चौथा पॉइंट आप लिखिएगा, इसकी एक प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम है द हिस्ट्री या हिस्टोरिका बुक। ठीक है, ये इसके बारे में हमने 5 पॉइंट लिए हैं, इनको आप लिख करके याद करिएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा थ्यूसिडाइडिस। बी उसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो द हिस्ट्री के रचनाकार कौन है? द हिस्ट्री, हिस्टोरिका, ये मैंने बताया ना कि एक ही है। इसके राइटर का नाम क्या है? हेरोडोटस। यानी कि ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो इतिहास का पिता किसको कहते हैं? हेरोडोटस को। तो ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है कि इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है कार्ल मार्क्स का। तो कार्ल मार्क्स के बारे में क्या क्या चीज़ें जानना जरूरी हैं, मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप पॉइंट बार करके नोट करते जाइएगा। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो हुआ था, सबसे पहला पॉइंट लिखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। और दूसरा पॉइंट इसमें नोट करिएगा, 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तीसरा पॉइंट इसमें आप नोट करिए, यह जर्मन दार्शनिक और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता भी थे। और चौथा पॉइंट यह है कि कार्ल मार्क्स का पूरा नाम क्या था? तो कार्ल मार्क्स का पूरा नाम क्या है? कार्ल हेनरिक मार्क्स था। कार्ल मार्क्स की 2 प्रसिद्ध बुक हैं, पहली जो है वो है आपकी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और दूसरी जो है दास कैपिटल। दास कैपिटल को 4 भागों में प्रकाशित किया गया था। इसका प्रथम भाग का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। और कार्ल मार्क्स की मृत्यु के बाद जो शेष 3 भाग का जो प्रकाशन हुआ था वो एंजल्स ने प्रकाशित किए थे। मतलब एक व्यक्ति है एंजल्स, उन्होंने इसके शेष 3 भाग का प्रकाशन किया था। अब आते हैं इसके अगले पॉइंट पर, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद का मेरुदंड भी है। और इसके बाद अगला पॉइंट इसमें आप नोट करिएगा, 1864 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना में मार्क्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। कहने का मतलब क्या है, 1864 में लंदन में जो मजदूर संघ की स्थापना की थी उसमें कार्ल मार्क्स का बहुत बड़ा योगदान था।
तो आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है हीगेल, यानी कि ये जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम। वैसे हीगेल के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। तो हीगेल का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1770 ईस्वी में। एक पॉइंट करके लिखिएगा इसमें। हीगेल का जन्म क्या है? 1770 ईस्वी में हुआ था। और दूसरा पॉइंट क्या है? हीगेल कहाँ का रहने वाला था? तो हीगेल जो है जर्मनी का एक दार्शनिक था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? यानी कि मेरा पॉइंट जो बना वो ये है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क्स ने। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में मुझसे पूछा गया है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्न में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में मुझसे पूछा गया है, इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो यह कथन सीले का है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं सीले के बारे में। सीले के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन आप अगर नोट करना है तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिए, सीले का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1834 में लंदन में। और दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यह एक राजनीतिक और इतिहासकार भी थे। और इन्होंने यह एक कथन दिया, वो क्या था कि इतिहास के बिना राजनीति का कोई मूल नहीं और राजनीति के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है। आपको यह 3-4 पॉइंट इसमें लिखने हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। यानी कि एक सूची फर्स्ट में मुझे बताया गया है, एक तरफ लेखक है और दूसरी ओर मुझे बताया गया इतिहास की परिभाषाएं हैं। तो मुझे परिभाषाएं बतानी है कि किसने कौन सी परिभाषा दी है। तो आइए बढ़ते हैं ए वाली में, यानी कि ऑक्सफोर्ड के अनुसार इतिहास की परिभाषा क्या है। तो मैं आपको बता दूं ऑक्सफोर्ड ने इतिहास के बारे में क्या बताया है। तो इसका जो मिलान होगा, तो ऑक्सफोर्ड ने इतिहास में क्या बताया है? इसने कहा है कि सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। और ट्रेवेलियन के अनुसार क्या है इतिहास की परिभाषा? ट्रेवेलियन ने कहा है इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, यानी कि इसका हो जाएगा चौथा। अब आते हैं कॉलिंगवुड। कॉलिंगवुड के अनुसार इतिहास की परिभाषा क्या है? तो कॉलिंगवुड ने बताया संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, यानी कि सी का हो जाएगा आपका फर्स्ट। और ब्यूरी के अनुसार इतिहास की परिभाषा क्या है? इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बेनेडिटो क्रोचे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? तो यह कथन किसका है? E.H. कार का है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तिथियों में प्रयुक्त होने वाला BC का संक्षिप्ताक्षर क्या है, यानी BC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, बिफोर क्राइस्ट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा गया है तिथियों में प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि एनो डोमिनो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। वर्ष 50 ईसा पूर्व वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है, यानी कि 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। वर्ष 1950 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो ये आएगा 11वीं शताब्दी ईस्वी में, ना कि ईसा पूर्व में, यानी कि डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि 1001 के बाद जो भी सन आएगा वो सभी 11वीं शताब्दी में आ जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में मुझे सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी आपको, इसको आप ज़रूर नोट करिएगा। इस क्वेश्चन में मुझे एक संबंध दिए गए हैं और किस समय में गणना करेंगे वो बतानी है। तो सबसे पहला पॉइंट विक्रम संवत। विक्रम संवत की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 58 ईसा पूर्व में। शक संवत, शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में, यानी कि तीसरा पॉइंट। और गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी 320 ईस्वी में। कली संवत की शुरुआत हुई थी 3102 ईसा पूर्व में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 4, 3, 2, 1, यानी कि डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें पॉइंट क्या क्या नोट करने हैं। सबसे पहला पॉइंट शक संवत के बारे में लिखो। शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत है, जिसे कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था। दूसरा पॉइंट इसमें नोट करिएगा, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। तीसरा पॉइंट, गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-20 ईस्वी में की थी। ये 3 पॉइंट हमें इसमें याद रखने हैं। तो आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है? 21 वाले क्वेश्चन में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था कब? तो विक्रम संवत की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 58 ईसा पूर्व में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो शक संवत का प्रारंभ किसने किया था? राजा कनिष्क ने, जो कुषाण वंश का राजा था। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो अभी हमने पॉइंट करके लिखे हैं जो 3-4, उससे रिलेटेड ये पॉइंट है। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुप्त संवत 319-20 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ए, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताते जा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है, 22 का भी आपका इम्पोर्टेंट है और 23 वाला भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको अभी एक पॉइंट पूछा था कि शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? शक संवत यानी कि राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर के रूप में इसे कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को। तो ये डेट थोड़ा याद रखिएगा।
आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में जानकारी हमें दी गई है कुछ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो कुल मिला के बात यह है कि इसमें मुझे वो पॉइंट चुनने हैं जो सारे सही हैं और वो पॉइंट को चुनना है जो गलत है। यदि सारे ही सही हैं तो कोई बात नहीं है, यदि कोई पॉइंट गलत होगा तो हम अपना उत्तर देख करके लगाएंगे। जैसा कि पहले पॉइंट में मुझसे बताया कि विक्रम संवत की शुरुआत जो 58 ईसा पूर्व से हुई, तो ये पॉइंट मेरा सही है क्योंकि मैंने अभी पढ़ा है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, शक संवत सन 78 ईस्वी से आरंभ हुआ, ये वाला पॉइंट भी सही है। शक संवत की शुरुआत राजा कनिष्क ने की थी 78 ईस्वी में। गुप्त संवत 319 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, ये वाला पॉइंट भी सही है। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी, तो अभी मैंने बताया था चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी 319 और 20 ईस्वी में। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 से शुरू हुआ, तो ये वाला पॉइंट मेरा गलत है। तो मेरे 3 पॉइंट सही है, 1 2 3। तो यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितने आपने पढ़े हुए हैं ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 27। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में मुझसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रैकूटक संवत। मैं आपको बता दूं इसमें कि कलचुरी शासक त्रैकूटक संवत का प्रयोग करते थे, जो 248 से 249 ईस्वी में प्रचलित था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था। तो चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन विक्रमादित्य चतुर्थ ने किया था, यानी कि ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रमादित्य चतुर्थ ने 1076 ईस्वी से 1126 ईस्वी तक पश्चिमी चालुक्य शासक था, मतलब पश्चिमी चालुक्य शासकों में एक राजा था ये। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है लक्ष्मण सेन, यानी कि डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसमें पॉइंट करके नोट करिएगा कि लक्ष्मण सेन ने 1119 ईस्वी में लक्ष्मण सेन जो है 1119 ईस्वी में राजा बने और उसी वर्ष लक्ष्मण संवत की स्थापना की, जिसका इस्तेमाल बंगाल और बिहार में कम से कम 400 वर्षों तक किया जाता रहा। यह आपको पॉइंट इसमें नोट करना है। मैंने क्या बताया कि लक्ष्मण सेन 1119 में राजा बने और उसी वर्ष लक्ष्मण संवत की स्थापना की, जिसका इस्तेमाल बंगाल और बिहार में कम से कम 400 वर्षों से किया जाता रहा। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में मुझसे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, विक्रम संवत। अगला क्वेश्चन मेरा इस प्रकार का है, मुझे बताया गया है कि विक्रम संवत 2070 ईस्वी को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान क्या आएगा। तो इस 32वें का आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अगले प्रश्न में। विक्रम संवत और शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है। तो विक्रम संवत हुआ था 58 ईसा पूर्व से और शक संवत 78 ईसा पूर्व से। विक्रम संवत हुआ था 58 ईसा पूर्व, शक संवत हुआ था 78 ईस्वी से। इन दोनों में कितने का अंतर है, तो टोटल 135 वर्षों का अंतर है। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। पुलकेशन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए।
आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो शक संवत क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1928। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में मुझसे पूछा गया है कि पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया किसने? तो ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसमें आप एक पॉइंट अच्छा सा नोट करिएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो है बिलार्ड लिब्बीन है। तो इसमें आप एक पॉइंट नीचे लिख करके आप नीचे लिखिए, सन 1949 में रसायन शास्त्री बिलार्ड लिब्बी ने रेडियो कार्बन विधि का आविष्कार किया था। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया है, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन 14 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु का निर्धारण हेतु प्रयुक्त की जाती है, यानी कार्बन डेटिंग से किसकी आयु का पता लगता है? तो जीवाश्मों की आयु का, ऑप्शन ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा, यानी कि इसका आंसर क्या है? सी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। इसमें मुझसे पूछा गया है कि भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 600 ईसा पूर्व से। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। सिंधु सभ्यता को आगे ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। इसमें किसका प्रमाण मिला है? तो इसका जो सही आंसर है वो है लेखन का। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पांचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 22 मार्च अथवा 21 मार्च। आइए बढ़ते हैं आज के इस लास्ट क्वेश्चन पर। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, सेलेरियस ने। तो दोस्तों आज हमने प्राचीन इतिहास का अध्याय फर्स्ट यानी कि सामान्य परिचय ख़त्म किया है, मतलब इसका हमने अच्छे से अध्ययन किया हुआ है। आपने इसमें जितनी भी जानकारी मुझसे पाई है वो सारी आपने नोट करके लिखी होगी। आप वीडियो एंड होने के बाद एक बार उसका अच्छे से रिवीजन ज़रूर करें, ताकि जिससे आपको मतलब बार बार ये चीज़ें ना पढ़नी पड़ें, क्योंकि यह मैं मानकर चलता हूँ कि आपने अब तक मतलब इतिहास में कुछ भी नहीं पढ़ा था। जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी है आपके लिए वो सफिशिएंट होगी। और जितनी भी चीज़ के डाउट्स आपके आए होंगे इसमें, या जो भी आपसे क्वेश्चन इसमें गलत हुआ है, तो आपने वो सारी चीज़ें इसमें नोट करके लिखी होंगी। तो ऐसा करने से आपको क्या होगा कि अच्छी चीज़ें मिलती जाएंगी और रिवीजन होता जाएगा। तो जितना ज़्यादा लिखोगे उतना अच्छा रिवीजन होगा। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि ये मुझे यार कम लिखना है, कि किताब तो मेरे पास भी है मैं भी पढ़ लूँगा। तो पढ़ना आसान है लेकिन चीज़ें जानकारी लेना थोड़ा कठिन है। तो जो भी जानकारी मैं आपको बताता चलूँ आप वो पॉइंट बार करके नोट करते चलिएगा। ये सारी चीज़ और ये सारी मेहनत मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ। इसमें पहला जो है कि ये वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई है, इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि मैंने इसको बेसिक स्तर से लेने की कोशिश की है। कि मैंने कहा भी था कि
मैं ये मान के चलूँगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आप इस चीज़ का थोड़ा विशेष ध्यान देंगे कि आप जितनी भी चीज़ें आपसे गलत हुई हैं या जो क्वेश्चन के जवाब आपने गलत किए हैं वो क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे, या फिर भी आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें सारी सही हैं, तो ठीक ही है, आपके लिए ही बेटर है, आपको रिवीजन करना कम पड़ेगा और इनमें सभी लोगों को फ़ायदा होगा। जिसने पढ़ी है तो उसके लिए फ़ायदा ये है कि उसका रिवीजन चल रहा होगा, और जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा तो उसके लिए ये है कि अपना वो इस वीडियो से काफ़ी अच्छी नॉलेज अपना रख सकता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और जो भी इस चैनल पर नया है तो उससे मेरा एक अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी मैं इसकी अगली वीडियो इसमें डालूँ तो आप तक ये नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।